कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मान लो हमारे पास ये प्लैंक है। प्लैंक समझते हैं, लकड़ी का फट्टा, इस प्लैंक, ठीक है। पॉलिश है, स्मूथ है, इस प्रकार से, और हमने इस पर एक ब्लॉक रख दिया, प्लेस ए ब्लॉक ऑन दिस। नाउ he slowly starts lifting this edge। यहां से हिंज है, ये यहां से फिक्स है, यहां से हम इसको उठा रहे हैं, हम इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे उठा रहे हैं ऊपर। इसको हमने ऐसे उठाया तो ये सिचुएशन यहाँ पर ऐसे है। इसको हमने यहाँ से ऐसे उठाया ऊपर, इधर आ गया। इसको आप धीरे धीरे उठाते जा रहे हैं और एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर ये वाला ऑब्जेक्ट ब्लॉक जो है स्लाइड होना शुरू होगा, धीरे धीरे स्लाइड होगा, और फिर स्लाइड होता 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 धीरे धीरे स्लाइड होता होता नीचे आ जाएगा। मतलब मूव हो रहा है, एक्सीलरेट नहीं हो रहा है। समझना इस चीज को, धीरे धीरे स्लाइड होकर नीचे आ गया, एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, एकदम से स्पीड अप नहीं हो रहा है। चला रुका, चला रुका, चला रुका, बैलेंसिंग फोर्स है। तो ऐसे जब इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा स्लाइड होकर नीचे उतरना शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज पर हम इस एंगल थीटा को मेजर करते हैं। मेजर दिस एंगल, इस जो डिवाइस होता है उसके अंदर प्रोविजन होता है, यू कैन मेजर दिस एंगल थीटा व्हेन दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन। यहाँ पे डी कनेक्टेड होता है तो आप एंगल इजीली उससे नाप सकते हैं। तब इस सिचुएशन के अंदर ये प्लैंक चला गया ऊपर और ये एंगल थीटा हमने मेजर कर लिया। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं एंड हाउ दीज फोर्सेस आर बीइंग बैलेंस्ड। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज mg, important। then there is a normal reaction on this surface, this is normal reaction which is acting in this direction, ठीक है। फिर there is a force which is acting in the downward direction, there is a force which is acting in the downward direction, and क्योंकि ये बैलेंसिंग सिचुएशन है, there must be a force acting in the opposite direction of motion of this object, and this force is Fs। तो कितने फोर्स हो गए? ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स। अब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, आपस में बैलेंस हो रहे हैं। ये दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, आपस में बैलेंस हो रहे हैं। ये नॉर्मल फोर्स किसके साथ बैलेंस होगा? ये नॉर्मल फोर्स जो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा उससे बैलेंस होगा। तो ये वाला फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए ये वाला एंगल, वी वांट दिस एंगल, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें, डायग्राम समझ में आया बेटा? डायग्राम में रिपीट कर देता हूँ। एक प्लैंक है, उस पर ब्लॉक रखा था, प्लैंक को धीरे धीरे हमने ऐसे ऊपर उठाया, ठीक है। एक सर्टेन एंगल पर पहुंचने के बाद ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है। दिस ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। जब ये स्लाइड स्टार्ट करता है उस वक्त जो सारे फोर्सेस हैं इसके ऊपर वो बैलेंस
हो गए होते हैं। वो ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिट तक रीच हो चुका है, मैक्सिमम जितना हो सके, क्योंकि उसके बाद ही ये मूव करना शुरू करेगा। तो ये Fs इस F से बैलेंस हो जाएगा और ये वाला नॉर्मल फोर्स इस वाले फोर्स से बैलेंस होगा। अब ये फोर्स निकालने के लिए हमें ये एंगल कितना है इसका पता करना जरूरी है, और इसको पता करने के लिए हम यहाँ पे ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, इसलिए ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ये वाला फोर्स, ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर है, इसलिए ये वाला एंगल भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, हमने कौन से दो ट्रायंगल लिए, इधर भी बना देता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ए बी सी और ये डी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है और इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल दोनों में आ रहा है। ये वाला एंगल इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये वाला एंगल इस बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर हो गए। जब दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल तीसरे के बराबर ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल थीटा है, ये तीसरा एंगल भी यहाँ पे थीटा ही होगा। ठीक है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये एंगल और ये एंगल, ये जो एंगल जो एलिवेट किया हमने यहाँ से, इसको तिरछा किया है, this angle and these two angles are equal. Now this angle is now helpful in resolving this force in these two directions. ठीक है, इस फोर्स का कंपोनेंट जो एंगल की तरफ डायरेक्शन है उसमें कितना होगा, ये हमेशा cos थीटा के बराबर होता है, mg cos थीटा। और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट opposite to the direction of angle, this is equal to mg sin theta। तो ये हमारा F है। F फोर्स जो कि इसको नीचे खींच के लाना चाह रहा है वो है mg sin थीटा, जो बैलेंस हो रहा है Fs से, और जो फोर्स इसको प्लैंक के अगेंस्ट दबा के रखे हुए वो है mg cos थीटा, और इसके इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन इस प्लैंक पे एक्ट कर रहा है। सो वी हैव दीज टू इक्वेशंस, mg F is equal to Fs and F is mg sin theta is equal to Fs, and here this normal reaction is mg cos theta is equal to normal reaction, right? And normal reaction, this is Fs, this is n. Now by the law of friction, F is equal to mu times n। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या, कितना होता है जी, म्यू टाइम्स एन। तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। एफ कितना है हमारे पास, एफ इज mg sin थीटा एंड नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा। This mg goes and what we are left with, mu is equal to tan थीटा। ठीक है, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अभी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पे है, it has just started moving, it has reached the equilibrium,
इसलिए हम इसको म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है, जैसे ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, मोशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, तो म्यू एस की जगह म्यू के अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो म्यू एस इज कोएफिशिएंट of static friction and mu k is coefficient of kinetic friction. And how these two are related? Mu s is always greater than mu k. Static friction is always, coefficient of static friction is always greater than the coefficient of kinetic friction. ये ध्यान में रखने वाला है।